जय हिंद एवरीवन। इंडियन नेवी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और हिस्ट्री का बहुत बड़ा चेंज इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है, लेकिन बहुत जो चेंज हुए हैं जो मुझे आपको बताने इस वीडियो के थ्रू, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको समझना चाहिए एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि अब तक पहला जो चांस था वो एयरफोर्स में दिया गया था कि जो फीमेल थी यानी अनमैरिड फीमेल्स उनको मौका दिया गया था। अब नेवी ने भी आपको मौका दे दिया है, तो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल्स को इस रिक्रूटमेंट के लिए लिया जा रहा है। और ये रिक्रूटमेंट एसएसआर के लिए मैं आपको बता दूं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, ये AA के लिए नहीं है। ये जो फॉर्म आए हैं सिर्फ और सिर्फ एसएसआर के लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटेक रहेगा 1-2023 बैच के लिए, ठीक। यहां पर आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अनमैरिड ही होंगे, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो मैंने कुछ चीजों पर मार्क किया वो आप देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी 1400 है ना, जिनमें गर्ल्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए फिक्स कर दिए 280 वैकेंसीज, मतलब 1120 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए है यहां पे, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, आप बार बार कमेंट करोगे कि बायोलॉजी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, मैथ्स वाले कर सकते नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान से सुनना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10+2 यानी 12 पास होने चाहिए, और आपके पास मैथ और फिजिक्स का होना जरूरी है। मैथ्स और फिजिक्स तो होने चाहिए आपके पास, लेकिन उसने बोला मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट तीसरा हो सकता है, चाहे तो वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री। कहने का मतलब यह है कि मैथ और फिजिक्स तो रहेंगे, नेसेसरी है, एंड इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो होगी 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 तक के आप इनके बीच की जो डीओबी होगी, या फिर 1 मई बोल दूं मैं, 1 मई वाले भी, 1 मई 2002 वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी 31 अक्टूबर है 2005 वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ना तो 1 मई 2002 से पहले का होना चाहिए, ना 31 अक्टूबर 2005 के बाद का होना चाहिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ है। अब मैरिटल स्टेटस सिंपल है कि आप अनमैरिड मेल और फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, बात मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, जो एसएसआर का जो बैच है इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगी। यहां सिलेक्शन प्रोसेस में 3 चीजें, एक तो रिटन एग्जाम होता है, एक पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट। तो अब तक क्या था कि 10,000 कैंडिडेट्स को ये लोग बुला रहे थे इससे पहले वाली प्रोसेस में, और एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, और उस एग्जाम के अंदर जिनका 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज है वही अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इस बार मैं आपको सिंपल और सीधा सीधा बता दूं कि इस बार सभी बच्चे जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो चीजें हैं, अगर वो फुलफिल आप कर देंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आपका इस बार एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। जिस बार से जैसे एयरफोर्स का हुआ है वैसे इसका एग्जाम होगा। आपको इसके लिए फीस देनी पड़ेगी, मैं आगे बताऊंगा। 550 रुपए अब तक आपको पे करने होंगे। पहले 250 रुपए फीस थी इसकी, अब वो 550 कर दी गई है, ठीक है। SC ST OBC जनरल सभी के लिए 550 रुपए फीस है इस फॉर्म की। आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। उसने मेंशन किया है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक के साथ, और रिटन एग्जाम होगा, फिर पीएफटी होगा, फिर मेडिकल टेस्ट। ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पीएफटी में क्या क्या होगा वो सारी बातें हम बताएंगे, रिटन एग्जाम में क्या होगा वो सारी बातें बताएंगे, ठीक है। ये 3 चीजें इस एग्जाम में होंगी। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद यहां जो हमें समझना है, मान के चलो आपने रिटन निकाल लिया, और दूसरी बात आपने पीएफटी क्लियर कर लिया, है ना, पीएफटी का मेडिकल क्लियर कर लिया, तो जो फाइनल मेरिट बनती है तो उसको आपको समझना है। तो फाइनल मेरिट जो बनती है बेटा वो स्टेट वाइज बनती है, क्योंकि एसएसआर का जो एग्जाम है स्टेट वाइज किसकी कट ऑफ जाती है। स्टेट वाइज कट ऑफ जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया। तो अगर मैं एमपी को छोड़ दूं, जो पहले 4 बोले मैंने, हरियाणा,
बिहार, राजस्थान, यूपी, इनकी कट ऑफ हाई जाती है हमेशा से। अगर आप देखोगे इससे पहले वाले पैटर्न पर ऑफलाइन जो एग्जाम हो रहे थे हमेशा हाई गई है इनकी मेरिट एसएसआर के लिए, और उससे पहले भी ऑनलाइन जब होता था तब भी हाई जाती है इनकी कट ऑफ। एमपी की बहुत कम कट ऑफ जाती है, अदर स्टेट की और कम जाती है। तो स्टेट वाइज यहां पर होता है, जैसे मान के चलो मान लेते हैं 100 में इसका जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, आगे भी ये बात बताऊंगा। तो मान के चलो किसी स्टेट की 42 पे गई कट ऑफ, किसी की 45 पे गई कट ऑफ, किसी की 48 पे जाएगी, किसी की 52 पे जाएगी, किसी की 35 पे जाएगी, किसी की 36 पे जाएगी। तो स्टेट वाइज खेल है, 29 स्टेट है टोटल, और टोटल वैकेंसी 1400 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टेट वाइज आपकी मेरिट बनती है, ध्यान आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने यही बोल रहा हूं, short listing will be carried out in state wise manner. The cutoff marks for short listing for next stage of selection process may vary from state to state. State to state बदलेंगी, मतलब राजस्थान की कट ऑफ कुछ और है, हरियाणा की कुछ और होगी, यूपी की कुछ और होगी, बिहार की कुछ और होगी। तो अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग रहेगी, ठीक है। सेम जैसे AA में होता है कि सेम एकदम इंडिया लेवल पर मेरिट लगती है एक ही, इसमें ऐसा नहीं है, स्टेट वाइज में, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस जो एग्जाम है आपका रिटन एग्जाम, उसकी क्या प्रोसेस है वो देखो। ये जो पेपर है आपको 100 नंबर का होता है, पहली बात ये पेपर 100 नंबर का होता है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। ये पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस होगा, आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। दूसरी बात, इस पेपर के अंदर 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस। यहां प्योर फिजिक्स नहीं आता, जैसे एयरफोर्स में प्योर फिजिक्स आता है, लेकिन यहां साइंस में क्या आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स भी देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, और बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा। लेकिन करीब करीब 17 क्वेश्चंस, 16 से 17 क्वेश्चंस या 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं फिजिक्स के। बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मिलेंगे। करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। आप इसका सिलेबस इसकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, indiannavy.nic.in करके, है ना। आप जाके वहां से इनका सिलेबस भी पूरा डाउनलोड कर सकते हो। वही सिलेबस है जो पहले था, इन्होंने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। अब यहां मैथमेटिक्स आपका वही आएगा जो टेक्निकल एयरफोर्स में आता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि जो वाई ग्रुप वाला मैथ, या नॉन टेक्निकल मैथ नहीं आता। यहां सिर्फ जो मैथ है वो क्लास 12th वाला और 11th वाला आता है, जो टेक्निकल है, जो एयरफोर्स में पूछा जाता है, जो एनडीए में पूछा जाता है, ठीक है। लेवल भी यहां एयरफोर्स से थोड़ा अच्छा रहता है, पेपर का कंसेप्चुअल लेवल रहता है, अच्छा लेवल रहता है। अब यहां जो आखिरी चीज है वो जनरल अवेयरनेस जी है। जनरल अवेयरनेस में यहां कई सब्जेक्ट पूछ लेता है, करीब 10 से 12 क्वेश्चन वो रीजनिंग के पूछता है। यहां पे जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता दूं, रीजनिंग पूछ लेगा, दूसरा ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेता है 4 से 5, और फिक्स सिलेबस है यहां करंट अफेयर्स का। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, डेज एंड डेट के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, है ना, तिथियों वाले जो क्वेश्चन हैं, या फिर किस स्टेट का कौन सा मतलब गेम बोलूं मैं, त्योहार बोलूं, फेस्टिवल, और किस स्टेट का कोई फेस्टिवल फेमस है, इस तरीके से यहां कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। डिफेंस पर 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक करंट अफेयर का यहां से क्वेश्चन है, बनते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। हिस्ट्री के क्वेश्चंस बन गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन गए, और आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी हो सकता है। तो ये पूरा है इसका, और सभी 25-25 नंबर के मिलेंगे। आगे नेक्स्ट, अब ये जो पेपर है, जो लेवल है वो 10+2 लेवल पर होगा। तो आपके दिमाग में पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि जो मैथ आता है वो नॉन टेक्निकल का नहीं आता, टेक्निकल मैथ आता है जो एनडी और एयरफोर्स वाला है। अब आप इसका जो सैंपल पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, जो सिलेबस और सैंपल पेपर है इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, www.joinindiannavy.government.in। इस पर जाओगे वेबसाइट पर तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इनका सैंपल पेपर देख सकते हो, पेपर का पैटर्न देख सकते हो कैसा आता है, और आपको देखना भी चाहिए, ठीक है। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं सर, ये ध्यान रखना। अब उसने बोला कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस एज वेल एज इन एग्रीगेट। देखो जैसे एयरफोर्स में होता है सेक्शनल कट ऑफ, तो यहां भी इंग्लिश में भी आपको पास होना होगा, साइंस में भी आपको पास होना होगा, मैथमेटिक्स में भी आपको पास होना होगा, और जनरल अवेयरनेस जीए में भी पास होना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ में 25 में से 20 नंबर आ गया और इंग्लिश में 2 नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में 2 नंबर आ रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर करके नहीं। सेक्शनल कट ऑफ आता है यहां। कई बार इसका सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शन का मतलब हर सेक्शन का, इंग्लिश का कट ऑफ प्रॉपर हर 4 नंबर तक गया है। इंडियन नेवी का कट ऑफ, सेक्शन कट ऑफ 4 नंबर तक गया है बेटा। तो अगर एवरेज मैं मान के चलूं तो 10 नंबर इसका रहता है, इससे ज्यादा नहीं। एक बार 12 भी जा चुका है, लेकिन 10 एवरेज मान के चलें तो 10 आपको चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब है
कि आपको मेहनत करनी होगी हर सब्जेक्ट में। आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। मतलब यह हुआ कि अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूं और साइंस को लूज कर दूं, मैथ को बहुत अच्छा कर लूं, तो नहीं, आपको बराबर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पास साइंस में भी होना है, पास इंग्लिश में भी होना है, पास आपको मैथ में भी होना है, पास जनरल अवेयरनेस में भी होना है। तो सेक्शनल कट ऑफ जाएगा सर, ये ध्यान रखना, डिक्टो एयरफोर्स की तरह। और ये चीज एग्जाम को टफ बना देती है, तो किसी बच्चे का मान के चलो मैथ बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, साइंस अच्छी नहीं है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन यहां वही लेगा जिसको कम नॉलेज है लेकिन सभी चीजों की नॉलेज है। सच बता रहा हूं, सिलेक्शन यहां वही लेगा जिसको कम नॉलेज है लेकिन सभी की नॉलेज है, वो सिलेक्शन ले जाएगा यहां, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। नेक्स्ट, अब हाँ, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, वही नेगेटिव मार्किंग यहां है जो एयरफोर्स के अंदर होती है, 0.25, यानी जिसे हम 1/4 बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो 1/4 की या नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक। नेक्स्ट, वही एग्जामिनेशन फीस, अगर आप SC ST जनरल या OBC के तो 550 रुपए आपकी फीस लगेगी, ठीक है। चलो, पहले 250 रुपए फीस लगा करती थी। अब देखो इसका जो PFT है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो देख लो। गर्ल्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में है और मेल के लिए 6.5 मिनट में है, ठीक है। दूसरा, उठक बैठक जो होती है मेल के लिए 20 है, फीमेल के लिए 15 है। अब जो पुशअप्स हैं वो सिर्फ मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए नहीं है। लेकिन जो बेंट नी होती है, मैं पैरों को मतलब घुटनों को मोड़ के, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं 10 और मेल्स के लिए नहीं, मेल के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, बस बहुत आसान है, बट इसमें भी बच्चे आउट हो जाते हैं, ठीक। आपको टाइम मिलेगा उसमें आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब देखो, अगेन मैं वही बता दूं, जो मेरिट लिस्ट बनती है वो किसके बेसिस पर बनती है, आपकी रिटन एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। PFT में आपको कोई नंबर नहीं मिलता है, PFT जस्ट क्वालिफाई होता है बेटा। तो रिटन एग्जाम जो आपका हुआ है कंप्यूटर बेस्ड, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। PFT का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं आपने 6.5 मिनट में रेस मार दी है, 6.5 मिनट में आपको टाइम दिया गया, आपने 5 मिनट में रेस मार दी, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। ये सिर्फ आपको आर्मी में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी में, ना एयरफोर्स में देखने को मिलता। PFT के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आर्मी में देखने को मिलते हैं, ना तो एयरफोर्स में मिलेगा ना नेवी में, ये ध्यान रखना। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फिजिकल फिटनेस का यहां पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जस्ट क्वालिफाइंग है। अगर आप सोच रहे हैं 6.5 मिनट वाली रेस को मैं 5 मिनट में मार दूं, तो भैया आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपकी जो फाइनल मेरिट जाएगी वो रिटन के बेसिस पर जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्टेट वाइज मेरिट लगेगी, स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा, जो कि मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाएगी। चलो, दूसरी बात उसने बोला कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 23 अप्रैल को इस वेबसाइट पर जाओगे, आपको अपलोड होगी, मिल जाएगा आपका 23 अप्रैल को। तो एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो होगा बेटा, लगभग मैं आपसे बोलूं कि या तो फरवरी का फर्स्ट वीक, मार्च तक पॉसिबल नहीं है कि जा पाए, लेकिन फिर भी जो कंडीशन है वो फरवरी का फर्स्ट वीक मानो। 18 से 24 तक एयरफोर्स का एग्जाम चलेगा और उसके जस्ट बाद ही ये पेपर है फरवरी में। अब मौके बहुत हैं, साल में 2 मौके कोस्ट गार्ड के, इसके बाद फिर कोस्ट गार्ड आने वाला है, साल में 2 मौके नेवी के आने वाले हैं और साल में 2 मौके एयरफोर्स के आने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप वर्दी ले सकते हैं, अग्निवीर ही क्यों ना हो, आप वर्दी ले सकते हैं। आपके पास जज्बा होना चाहिए, ठीक है। आप मेहनत करें तो आप सोलिए 7 मतलब एक साल में कितने मौके आपको मिल रहे हैं सिलेक्शन के लिए, आप मेहनत करो तो सही। एक चीज और मैं बता दूं जो आप बार बार पूछोगे मुझसे, वो है हाइट। गर्ल्स के लिए जो हाइट चाहिए वो कितनी है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। गर्ल्स के लिए हाइट है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका इतना होना चाहिए। कब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगी। अभी नवंबर चल रहा है, तो 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म कोशिश करना कि आप पहले भर दो 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि फिर साइट बिजी होने लगती है, फिर दिक्कत आने लगती है। आई होप आप सारी बातें, सारी जानकारी आपको मिली होगी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, फॉर्म फिल होने के लिए अकॉर्डिंग चाहिए होती है।